हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य में आपका खंड से वैसे 3 खंड है ना आपके, उसमें से खंड ब तो कंप्लीट करवा दिया गया है। अभी हम चल रहे हैं खंड से की बात कर रहे हैं। तो साथियों, खंड से जिसमें हिंदी कहानी का स्वरूप, हिंदी कहानी का विकास, इस तरह के और जैसे कि आपको कई प्रकार के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं। उसमें क्या है कि टिप्पणी परक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। साथ ही टिप्पणी परक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उससे संबंधित से खंड का हम क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। इसमें से ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, आपको पिछले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। कहानी का विकास से संबंधित है। कहानी का विकास कब कब और किस युग में हुआ, किस प्रकार हुआ। तो साथियों, अब हम चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न में लेके। दूसरा प्रश्न है आपका, हिंदी कहानी की प्रमुख शैलियों पर एक परिचयात्मक लेख लिखिए। साथियों, हिंदी कहानी की जो प्रमुख शैलियां हैं, यो तो कहे शैलियां बहुत प्रकार की हैं, लेकिन हमें उन प्रमुख शैलियों पर लेख लिखना है जो मुख्य रूप से हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं। वैसे तो देखा जाए शैलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की आधुनिक काल में देखा जाए तो बहुत सारी शैलियों में जो हमारे लेखक हैं वो काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कई प्रकार की शैलियों में रचनात्मक विधि अपनाई गई है, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख शैलियों की बात हो रही है बच्चों। तो प्रमुख शैलियों पर बात करते हैं। शैलियों के नाम हमने जैसा कि दे रखे हैं आपके पार्ट में, जैसे कि आंसर की बात करें, जिस प्रकार कहानी की भाषा के कई रूप हो सकते हैं और उसी प्रकार कहानी की शैली के भी कई रूप हो सकते हैं साथियों। तो आप देखेंगे वर्तमान युग में अनेक प्रकार की कहानी शैलियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, संवादात्मक शैली, नाटक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, काव्यात्मक शैली और लोक कथात्मक शैली, स्मृति परक शैली, स्वप्न शैली तथा मनोविश्लेषणात्मक शैली। साथियों, यहाँ कई प्रकार की शैलियाँ दी गई हैं, लेकिन यहाँ कहानी कला की जो प्रमुख शैलियाँ हैं हम उनका परिचय आपको करवाने जा रहे हैं। तो देखेंगे आप, सबसे पहले पहला पॉइंट है आपका प्रमुख शैलियों का। यहाँ पर प्रमुख शैलियों की बात हो रही है बच्चों, तो उसी का हमें परिचयात्मक लेख लिखना है, बताना है। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट है आपका मनोविश्लेषणात्मक शैली। पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली में बच्चों ऐसी कहानियों का आधार फ्राइड का मनोविज्ञान है। अज्ञेय के विपथगा नामक कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ इसी प्रकार की हैं साथियों। किस प्रकार की? मनोविश्लेषणात्मक। तो साथियों, हिंदी में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि की कहानियों में मनोविश्लेषण शैली में विवरण अधिक मिलता है। जैनेन्द्र की पत्नी श्रेष्ठ मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। साथियों, जैनेन्द्र कुमार की जो श्रेष्ठ कहानी है पत्नी कहानी जो है वो भी मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। इसमें व्यक्तित्व के दोहरेपन के, यौन संबंधी ग्रंथियों के तथा प्रणयन संबंधी कॉम्प्लेक्स के सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। साथियों, अज्ञेयकृत, अकलंक व शत्रु नामक कहानियां भी विश्लेषणात्मक हैं। शत्रु नामक कहानी में साथियों मानव प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि वह सरलता की तरफ आसानी से झुक जाता है,
कुछ कहानियाँ अपराध मनोविज्ञान पर लिखी गई हैं, जैसे कि शिवानी की कहानियाँ। तो साथियों देखा जाए तो मनोविश्लेषणात्मक जो कहानियाँ हैं, जो शैली है, उस शैली में बहुत से लेखकों ने, कई लेखकों ने, जैसे कि अभी आपको नाम बता दिए गए हैं, अज्ञे हैं और जैनेन्द्र हैं, कमलेश्वर हैं, इलाचंद जोशी हैं, इस प्रकार के कई लेखकों ने मनोविश्लेषणात्मक शैली में कहानियाँ लिखी हैं, जिससे आपको अवगत करा दिया गया है। अब हम बात करेंगे पत्र शैली की। पॉइंट नंबर 2 पत्र शैली। पॉइंट नंबर 2 है पत्र शैली। तो बच्चों पत्र शैली में जो है ना, किस प्रकार की कहानियां आती हैं आपको बताएंगे अभी। जैसे कि पत्र के रूप में कहानी लिख दी जाए तो उसे पत्र शैली में रचित कहानी कहते हैं। साथियों नायक नायिका के परस्पर पत्रों के माध्यम से, नायक नायिका, कौन से नायक नायिका, जैसे कोई राधा कृष्ण या कोई सा भी नाम दे दिया जाए, बालक बालिका जो भी है नायक नायिका के रूप में, तो नायक नायिका के कहीं पे कोई से भी दो नाम जो कोई से भी हो सकते हैं। साथियों उनके परस्पर पत्रों के माध्यम से ही लेखक कहानी का ताना बाना तैयार कर लेता है। इस शैली में भी हिंदी की गिनी चुनी कहानियाँ लिखी गई थी, जैसे कवि की स्त्री। कवि की स्त्री साथियों प्रेमचंद की दो सखियाँ, प्रेमचंद की जो कहानी है दो सखियाँ, और जयशंकर प्रसाद की देवदासी। तो जयशंकर प्रसाद की देवदासी भी इसी शैली में लिखी गई कहानियाँ हैं। इस शैली में साथियों लेखक अधिक स्वतंत्र नहीं रहता है तथा प्रत्यक्ष घटनाओं का अभाव रहता है। मूलतः ऐसी कहानियाँ चरित्र प्रधान हुआ करती हैं। तो ये तो बात हुई आपकी पत्र प्रधान, पत्र शैली की बात। तो पत्र शैली में आपने समझा होगा कि ऐसी जो कहानियाँ होती हैं वो मूलतः चरित्र प्रधान कहानियाँ कही जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे आपसे तीसरे पॉइंट की, आत्मकथा शैली। तीसरा पॉइंट है आपका आत्मकथा शैली। तो साथियों आत्मकथा शैली किस प्रकार से, इसमें क्या भाव होते हैं इस शैली के। आत्मकथा शैली की बात कर रहे हैं। प्रथम पुरुष में कहानी लिखने का तरीका आत्मकथा शैली में आता है। साथियों इसमें लेखक ही नायक है, नायक यानी कर्ता जो भी है। साथियों मैं का प्रयोग होता है। हिंदी में नई कहानी की रचना में इसी शैली का प्रयोग हो रहा है। मैं का मतलब लेखक स्वयं है वहाँ, और जहाँ मैं शब्द आ गया तो वही आत्मकथा शैली का प्रयोग मान लिया जाएगा। तो बच्चों देखा जाए तो यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, निर्मल वर्मा आदि ने इस शैली में कहानियाँ लिखी हैं। चित्र वाले पत्थर, वह प्रतिमा, खूनी व अपतनीक ऐसी ही शैली में लिखी मुख्य कथाएं हैं। कौन सी शैली में? आत्मकथा शैली में। तो अब आप समझ गए होंगे आत्मकथा शैली में क्या होता है। प्रथम पुरुष जिसको हम कर्ता कहते हैं, तो प्रथम पुरुष में कहानी लिखने का तरीका आत्मकथा शैली में आता है, और जिसमें लेखक स्वयं नायक होता है। ठीक है, और वहाँ जगह जगह पर जहाँ पर नाम आना चाहिए लेखक का, वहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग आता है। समझ लीजिए कि आत्मकथा शैली प्रयोग में लाई गई है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, भावात्मक शैली। पॉइंट नंबर 4 है आपका भावात्मक शैली। तो देखेंगे भावात्मक शैली में बच्चों क्या बताया गया है। ऐसी कहानियों में कथा के स्थान पर भावों की उमड़ घुमड़ अधिक होती है, क्योंकि भावात्मक शैली हो गई। अब आप समझ सकते हैं ऐसी कहानियों में क्या होता है, कथा के स्थान पर कथा तो कथा रहती है, लेकिन भावों की जो उमड़ घुमड़ होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। भावुक पात्र व संवेदनशीलता से
भावुक पात्र व संवेदनशीलता से वेदना व्यथामयी भरी कथा ही इस शैली की विशेषता होती है। यानी वेदना व्यथामयी जो कथा होती है वो इसी शैली की विशेषता होती है। कौन सी शैली की? भावात्मक शैली की। साथियों, कवि का हृदय, मधुलिका, आकाशदीप आदि ऐसी ही कहानियां हैं। भावात्मक कहानियां वातावरण व चरित्र प्रधान होती हैं। प्रसाद की विसाती नामक कहानी भावात्मक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। साथियों, सुदर्शन जी की आशीर्वाद, हार की जीत आदि कहानियों में इस शैली के उदाहरण मिलते हैं। अमरकांत कृत एक काली लड़की को भावात्मक शैली का सुंदर उदाहरण माना जा सकता है। ये कहानियाँ कुछ गद्य काव्य जैसी होती हैं। साथियों, अभी आपने देखा भावात्मक शैली से भरी हुई कौन कौन सी कहानियाँ थी। आप समझ सकते हैं कि जहाँ भावों की उमड़ घुमड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर जो कथा होती है, कहानी होती है, वो संवेदनशीलता, वेदना और व्यथा से भरी हुई होती है। उसी को हम भावात्मक शैली में लिखी गई कहानी मान सकते हैं। तो साथियों, ये तो हुई भावात्मक शैली की बात। अब हम बात करेंगे प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक शैली, साथियों, प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीक यानी चिन्ह, कोई सा भी संकेत, निशान। तो प्रतीकात्मक शैली की विशेषता देखते हैं। साथियों, ऐसी कहानियों में शीर्षक सांकेतिक होते हैं। उनकी कथा में भी प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये कहानियाँ प्रभावशाली होती हैं। तत्सत, पगडंडी, परिंदे, बिल और दाना आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं। प्रतीकात्मक शैली में अर्थ सौंदर्य अधिक होता है। फैंस के इधर और उधर भी ऐसी ही कहानियाँ हैं। तो साथियों, ये थी आपकी प्रतीकात्मक शैली, जिसमें कहानियों में शीर्षक जो होते हैं वो सांकेतिक होते हैं और संकेतों के आधार पर, प्रतीकों के आधार पर ही कहानियाँ प्रभावशाली होती हैं। इसलिए जहाँ पे भी संकेत या प्रतीक या निशान जो भी आपको लगता है कि समझ में आ रहा है शीर्षक किसी भी संकेत के द्वारा, तो वहाँ कौन सी शैली आ जाएगी? प्रतीकात्मक शैली। साथियों, अब हम बात करेंगे स्वप्न शैली। पॉइंट नंबर 6, स्वप्न शैली। स्वप्न शैली क्या है देखेंगे बच्चों। स्वप्न शैली में आप देखेंगे इस शैली की कहानियाँ केवल भारतेंद्र युग में ही लिखी गई। इसमें संपूर्ण कहानी एक स्वप्न के माध्यम से चलती है। जैसे स्वप्न चलता है ना, सपना देखते हो ना, उसी तरह से पूरी कहानी जो है एक स्वप्न के माध्यम से चलती है। साथियों, इसके भी दो प्रकार हैं। या तो सारी कहानी एक स्वप्न में पूर्ण हो जाए, अथवा छोटे छोटे खंड या स्वप्न के जरिए एक पूर्ण कथा का संगठन किया जाए। साथियों, इसी प्रकार की कहानियों में भावात्मकता व व्यंग्यात्मकता का प्राधान्य होता है। राजा भोज का सपना ऐसी ही कहानी है। साथियों, स्वप्न शैली का भारतेंदु के बाद लोप हो गया। भारतेंदु युग जैसे ही गया वैसे ही इस तरह की कहानियों का जो स्वप्न शैली में लिखी जाती थी उनका लोप सा हो गया। कोई भी नहीं लिख पा रहा उस तरह की कहानियाँ, और उस समय से वो कहानियाँ लिखी कभी ही देखने को मिली हैं, कभी ही पढ़ने को मिली हैं। तो साथियों, राजा भोज का सपना ऐसी ही कहानी थी। तो अब हम बात करेंगे आदर्शवादी कहानी। पॉइंट नंबर 7, आदर्शवादी कहानी। तो बच्चों, आदर्शवादी कहानी क्या है देखेंगे आप आगे। जिस कहानी में कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाए, क्या किया जाए? कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाए, उसे आदर्श कहानी कहते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी आदर्श जिस कहानी में आ जाता है
उसको हम आदर्शवादी कहानी कहते हैं। आदर्शवादी कहानीकारों में प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, गुलेरी, रामकृष्णदास, चतुरसेन, विष्णु प्रभाकर आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बच्चों, इन्होंने अपनी कहानियों में प्रेम, त्याग, न्याय, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम आदि के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। बच्चों, प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर न्याय के आदर्श का ज्वलंत उदाहरण है। हम सब ने कई बार, बहुत बार पंच परमेश्वर कहानी को पढ़ा है, जो प्रेमचंद कृत है। साथियों, उसमें न्याय के आदर्श का ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। और प्रसाद कृत, जयशंकर प्रसाद कृत आकाशदीप व पुरस्कार में प्रेम व कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत है या आदर्श व्यक्त किया गया है। साथियों, वहीं गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था, ये कहानी अभी भी आपके सिलेबस के अंदर है, जो कहानी चयनिका है उसी में पहले नंबर की कहानी है गुलेरी जी की। उसने कहा था, कहानी प्रेम व उत्सर्ग का शाश्वत उदाहरण प्रस्तुत करती है। साथियों, उत्सर्ग मतलब त्याग, प्रेम और त्याग का शाश्वत उदाहरण प्रस्तुत करती है ये कहानी। और सुदर्शन जी की हार की जीत नामक कहानी में सदाचरण, सरलता व ईमानदारी का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि आदर्शवादी कहानी जहाँ पे भी होंगी वहाँ पर आदर्श की कोई ना कोई आदर्श किसी न किसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसी को ही हम आदर्शवादी कहानी कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे साथियों 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है आपका यथार्थवादी कहानी। यथार्थवादी कहानी क्या है बच्चों, देखेंगे आप यथार्थवादी कहानी को भी। तो आदर्शवाद के समानांतर यथार्थवाद का विकास हुआ और समाज की वास्तविकता का चित्रण यथार्थवादी कहानियों में किया जाने लगा। बच्चों, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पूंजीपतियों के शोषण, भ्रष्टाचार, राजनीति के खोखलेपन आदि को कहानी में चित्रित किया जाने लगा। और प्रेमचंद ने ग्रामीण व शहरी समाज की अनेक विषमताओं का यथार्थ चित्रण किया। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा आदि ने भी अनेक यथार्थवादी कहानियाँ लिखी हैं। और यथार्थवादी कहानी लिखने वालों में यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, चंद्र किरण, सोनरिक्शा, प्रभाकर माचवे, अमृतलाल नागर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बच्चों, समाज की आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं का यथार्थ एवं प्रभावकारी चित्रण यशपाल की कहानियों में सर्वाधिक मिलता है। साथियों, राघव ने मध्यम व निम्न वर्गीय स्थितियों का वास्तविक चित्रण किया है। चंद्र किरण, सोनरिक्शा की कहानियाँ मजदूर वर्ग का आईना है। तो इन यथार्थवादी कहानियों की मूल संवेदना प्रगतिवादी है। इसमें भाषा भी सरल, सहज और अकृत्रिम होती है। बच्चों, अकृत्रिम मतलब बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं होता है भाषा में। और इस प्रकार हिंदी कहानी में अनेक शैलियों का प्रयोग किया गया है। शैलीगत विविधता के कारण यह विधा काफ़ी विकसित हो रही है। बच्चों, इसमें अभी भी नई शैलियों के प्रयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। तो आप समझ गए होंगे कि शैलियाँ बहुत सारी हैं
लेकिन हमें मुख्य शैलियों की बात करनी है, मुख्य शैलियों पे काम करना है। यहाँ पूछा गया है आपको प्रमुख शैलियाँ, तो उसका ही परिचय देना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, टिप्पणी परक क्वेश्चन है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आगे।